देख सकते हैं ये मैनीफोल्ड गेज है, जिसमें राइट हैंड साइड में बोलते हैं हाई प्रेशर गेज है और जो लेफ्ट हैंड साइड में उसको बोलते हैं लो प्रेशर गेज या फिर कंपाउंड गेज। तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आपको बताने वाले हैं कि स्प्लिट एसी का कमीशनिंग कैसे किया जाता है। आप यहाँ पे देख पा रहे हो हमारे पास स्प्लिट एसी का आउटडोर दिया हुआ है और सारा टूल्स जो है गेज वगैरह दिया हुआ है। तो आइए हम आपको बताते हैं कि इसकी कमीशनिंग कैसे करते हैं। तो कमीशनिंग के रीडिंग हम क्या क्या चीज़ें चेक करते हैं, पहले आइए हम इसको देखते हैं। तो आप यहाँ देख पा रहे हैं कि चारों तरफ आउटडोर लगा हुआ है, अराउंड 9 पीस आउटडोर यूनिट है और इसका इंस्टॉलेशन कैसे हुआ है इसको भी हम चेक करेंगे एंड इसका पाइपिंग का इंस्टॉलेशन कैसे हुआ है, इन सभी चीज़ों को हमको चेक करना ज़रूरी है ड्यूरिंग कमीशनिंग। तो आइए सबसे पहले हम इसके इंस्टॉलेशन को चेक करते हैं कि इसका इंस्टॉलेशन कैसे किया गया है। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि जहाँ पे आउटडोर का इंस्टॉलेशन हुआ है वो इस छत से अराउंड 10 सेंटी ऊपर किया गया है। तो इस 10 सेंटी ऊपर वाले इस कंक्रीट को हम बोलते हैं फाउंडेशन बोलते हैं, जहाँ पे आउटडोर को हम इंस्टॉल करते हैं। और यहाँ देखिए आउटडोर के लेग्स पे इसके नीचे ये जो ब्लैक कलर का लगा हुआ है इसको बोलते हैं वाइब्रेशन पैड। जब हमारा ये आउटडोर वर्क करता है तो उस समय इसका जो वाइब्रेशन है इस छत में न जाए, जिससे कि रूम में रहने वाले जो आदमी हैं वो डिस्टर्ब ना हो, तो उसके लिए वाइब्रेशन पैड को लगाया गया है। इस वाइब्रेशन पैड का काम होता है कि ये जो आउटडोर जब वर्क करता है तो उसमें जो वाइब्रेशन निकलता है तो उसको ये एब्जॉर्व कर लेता है और इस फ्लोर पे या फिर इस छत में नहीं जाने देता। देख रहे हैं नट और वाशर लगाया गया है। नट वाशर का बेसिकली काम ये है कि ये आउटडोर को इस फाउंडेशन के साथ में टाइटली पकड़ के रखता है, जिससे कि जब ये आउटडोर चले या फिर जब तेज़ हवा चलता है तो उस टाइम ये आउटडोर जो है वो मूव ना करे, इधर उधर ना हिले। तो ये एक अच्छा इंस्टॉलेशन है। और जो दूसरा चीज़ जो ध्यान देने वाली है वो ये है कि सभी आउटडोर के बीच में जो गैप होना चाहिए अराउंड मिनिमम 30 सेंटी का गैप होना चाहिए ड्यूरिंग कमीशनिंग या फिर ड्यूरिंग ट्रबल शूटिंग। यहाँ पे हमको स्पैनर का इस्तेमाल करना होता है जिसका लंबाई होता है 30 सेंटी या फिर 35 सेंटी। तो इसीलिए आउटडोर के बीच का जो गैप होना चाहिए 30 सेंटी होना चाहिए, जहाँ पे सर्विस वाल होता है। यहाँ पे देखिए सर्विस वाल होता है और सर्विस वाल में जब फ्लेयर को हम कनेक्ट करते हैं इस पाइप को तो उस समय हमें एडजस्टेबल का इस्तेमाल करना होता है या फिर प्रेशर को चेक करने के लिए वहाँ पर हमको स्पेस चाहिए होता है। तो आप देख सकते हैं और यहाँ पर 30 सेंटी का इस्तेमाल किए होंगे। तो एक बेहतर इंस्टॉलेशन है। और जो दूसरा मुझको सबसे अच्छा लगा वो ये है कि आप यहाँ पे देखिए ये जो आउटडोर है सब एक लाइन में फिक्स किया गया है, अराउंड स्ट्रेट फिक्स किया गया हुआ है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे 5 आउटडोर दिया हुआ है और 5 आउटडोर का इंस्टॉलेशन है स्ट्रेट लाइन में किया है। तो यहाँ से इसका जो लुकिंग है अच्छा दिख रहा है। और आप बैक साइड में देखिए जो कॉपर पाइपिंग है जो फ्लेयर नट में कनेक्ट हुआ है वो अच्छा तरीक़े से कनेक्ट किया गया है। देख सकते हैं जो पहला वाला जो मशीन है उसका कनेक्शन जो ऊपर से हुआ है, उसके बाद दूसरा वाला उससे नीचे, फिर तीसरा वाला उससे नीचे से कर करके स्टेप बाय स्टेप डाउन करके इसको एक लेवल में किया गया है। और जो दूसरा बात है वो ये है कि हमको ये देखना है जो आउटडोर यूनिट है उसके बीच में या फिर उसके पीछे जो है वो गैप कितना है। तो पीछे अराउंड 50 सेंटी गैप होना चाहिए, जो ऑलरेडी 50 सेंटी गैप है, जिससे कि जब हमारा कंडेंसर फैन मोटर चले तो यहाँ से हवा को खींच के और कंडेंसर के थ्रू पास कराए, जिससे जो कंडेंसर में हीट है वो आसानी से बाहर निकले और एयर कंडीशनिंग का जो एफिशिएंसी है वो बेहतर है। तो इसके लिए पीछे भी बैक साइड में भी इसका जो स्पेस है प्रॉपर छोड़ा गया है। अभी हम बात करते हैं कि कॉपर पाइपिंग का इंस्टॉलेशन जो है वो कैसे किया गया है। तो यहाँ देखिए जितना भी है कॉपर पाइपिंग है और कॉपर पाइपिंग के इंस्टॉलेशन के लिए ये लोग ऑलरेडी क्लैंप और रॉड का इस्तेमाल किया गया है। तो क्लैंप और रॉड को इसलिए इस्तेमाल किया गया है कि यहाँ पे सारे पाइप को अरेंजमेंट के थ्रू लेके जाना है, एक अरेंजमेंट में ले जाना है। और हमारे पास ऐसा स्पेस नहीं है कि हम ऐसे करके 1 2 3 ऐसे करके लेके जाएं, हमको वाल के थ्रू लेके जाना है। तो इसीलिए हमको क्लैंप का इस्तेमाल करना ज़रूरी है। तो यहाँ देखिए क्लैंप और रॉड लगाया गया है और उसके नीचे भी जो पाइप है उसमें भी क्लैंप और रॉड लगाया गया है, जिससे कि पाइप हमारा मूव ना करे, इधर उधर ना जाए। तो आप देखिए क्लैंप और रॉड लगा के उस पाइप को आउटडोर यूनिट के पास तक लेके जाया गया है। तो एक बेहतरीन इंस्टॉलेशन है। अगर आप भी चाहते हैं गल्फ़ में आके वर्क करना तो ऐसे अगर आप वर्क करते हैं तो एक बेहतर वर्क है, हर कोई इसको लाइक करेगा। और दूसरा चीज़ वो ये है कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे जो कॉपर पाइप है, कॉपर पाइप के ऊपर आप देखें कपड़ा लपेटा गया है जो वाइट कलर का है। तो ये जो कपड़ा होता है इसके साथ में एक केमिकल आता है, इस केमिकल को इस कपड़ा के साथ में इस्तेमाल करके इसमें लपेटा जाता है, जिससे कि जब इस पर डायरेक्टली सनलाइट पड़े तो ये डैमेज ना हो इसके अंदर का इंसुलेशन, और वो लॉन्ग टाइम के लिए सेव रहे, जिससे कि जो हीट ट्रांसफ़र है वो कम किया जा सके। अदरवाइज जो पाइप होता है ठंडा होता है, जब इसको खुली हवा में छोड़ देंगे तो उस समय क्या होगा, इसका हीट लॉस होगा। इससे जो हमारा एयर कंडीशनिंग सिस्टम है इसका परफॉर्मेंस या फिर इसका एफिशिएंसी जो होता है वो कम हो जाएगा। तो इसके लिए हमें पाइप को इंसुलेट करना ज़रूरी है। पाइप इंसुलेट नहीं होगा तो उससे मशीन का एफिशिएंसी कम हो जाता है।
तो आइए हम यहाँ पे लेके चलते हैं आपको और आपको दिखाते हैं कि कमीशनिंग का जो दूसरा स्टेप है वो क्या है। तो आप देखिए कमीशनिंग का दूसरा स्टेप ये है कि सबसे पहले हम चेक करते हैं कि इसका जो नाइट्रोजन प्रेशर टेस्टिंग हुआ है या नहीं हुआ है। तो यहाँ पे ऑलरेडी इसमें नाइट्रोजन था, जब मैं इस गेज को इसमें कनेक्ट किया तो ऑलरेडी उसमें नाइट्रोजन था, तो नाइट्रोजन को मैंने रिमूव कर दिया हुआ है। अभी हम इसको वैक्यूम करेंगे। तो अभी हमने सारा सेटअप कर लिया हुआ है और 2 आउटडोर को हम एक साथ में वैक्यूम करने वाले हैं। इसके लिए हम मैनीफोल्ड गेज का इस्तेमाल कर रहे हैं। यहाँ आप देख सकते हैं ये मैनीफोल्ड गेज है, जिसमें राइट हैंड साइड में बोलते हैं हाई प्रेशर गेज है और जो लेफ्ट हैंड साइड में उसको बोलते हैं लो प्रेशर गेज या फिर कंपाउंड गेज। तो एक जो मशीन है उसको कंपाउंड गेज में कनेक्ट किया हूँ और जो दूसरा मशीन है उसको मैं हाई प्रेशर गेज में कनेक्ट कर दिया हूँ और उसका जो मिडिल लाइन है उसको मैं ला के यहाँ पे वैक्यूम पंप में कनेक्ट कर दिया हूँ। तो गाइस कभी भी आप एयर कंडीशनिंग को कमीशनिंग कर रहे हैं फिर वैक्यूम कर रहे हैं तो वैक्यूम मशीन से कमीशनिंग करिए, क्योंकि ये नेगेटिव प्रेशर सबसे ज़्यादा बनाता है, जिससे कि अगर हमारे पाइप में वाटर भी हो तो उसको इतना ज़्यादा नेगेटिव प्रेशर उसमें क्रिएट कर देगा कि वो उबलने लगेगा और वेपर में कन्वर्ट होकर वो बाहर आ जाएगा। तो जो वैक्यूम पंप है इसका डिज़ाइन ही इसलिए किया गया है कि जिससे कि ये मॉइस्चर या फिर जो एयर कंटेंट होता है हमारे पाइप में उसको 100% रिमूव कर दे। अगर हम इसके जगह पे कंप्रेसर का इस्तेमाल करते हैं तो कंप्रेसर के अंदर ये क्वालिटी नहीं है कि वो जो उसके अंदर जो वाटर है या फिर एयर है या फिर मॉइस्चर है उसको वेपराइज करके वो बाहर निकाल दे। तो वैक्यूम पंप स्पेशली वैक्यूम के लिए इस्तेमाल किया गया है, जो एयर कंडीशनिंग को वैक्यूम किया जाता है, जिससे कि एसी का जो एफिशिएंसी होता है वो बेहतर होता है। सपोज अगर हम इसको प्रॉपर वैक्यूम नहीं करेंगे तो इसमें जो हवा होता है, जो एयर होता है, वो रेफ्रिजरेंट के साथ मिक्स हो जाएगा और कि रेफ्रिजरेंट का प्रेशर जो एयर कंडीशनिंग में हाई होने लगेगा। हाई होगा तो हेड प्रेशर की वजह से हमारा जो एयर कंडीशनिंग ट्रिप करेगा और दूसरा बात कि ये कूलिंग प्रॉपर नहीं करेगा। तो इसीलिए वैक्यूम करना बहुत इंपॉर्टेंट है वैक्यूम पंप के साथ में। तो आइए हम इसको वैक्यूम करते हैं और वैक्यूम करके अब फिर इसका जो वाल है हम ओपन करेंगे, इस सर्विस वाल को, और इस सर्विस वाल को ओपन करके और फिर से इसका लीक चेक करेंगे कि यहाँ पे इसका जो गैस किट वगैरह है ऐसा तो नहीं है कि जल गया है या फिर टूट गया है, तो उसको हम चेक करेंगे। चेक करने के बाद से यहाँ पर हम इसका वोल्टेज चेक करेंगे और वोल्टेज चेक करके फिर हम इस मशीन को स्टार्ट करेंगे और हम आपको दिखाएंगे कि ये मशीन कैसे वर्क कर रहा है। तो आइए हम सबसे पहले वैक्यूम स्टार्ट करते हैं और वैक्यूम करते हैं। अभी जो वैक्यूम स्टार्ट हो गया है, अब ये 10 to 15 मिनट लगेगा इसको वैक्यूम होने के लिए। तब तक हम वेट करते हैं, जब वैक्यूम हो जाएगा फिर हम आपको दिखाते हैं। तो अभी हमने वैक्यूम पंप को स्टॉप कर दिया हुआ है और यहाँ देख सकते हैं यहाँ पर ये जो हमारा आउटडोर है इसका हम वाल ओपन करने वाले हैं, सर्विस वाल। ये जो ऊपर वाला लिक्विड लाइन है, नीचे वाला जो इसको बोलते हैं सक्शन लाइन, जिसको सर्विस वाल बोला जाता है। तो अभी देखिए इस कैप को हम ओपन कर रहे हैं और कैप को ओपन करके और इसके अंदर जो वाल होता है उसको एलंकी से हम लोग 100% फुल्ली ओपन करेंगे, जिससे कि जो रेफ्रिजरेंट का सर्कुलेशन है आउटडोर से इंडोर में हो पाए। तो देखिए एलंकी से अभी हम इसको ओपन कर रहे हैं, आप आवाज़ सुन पा रहे होंगे। ये भी आउटडोर से इंडोर लाइन में हमारा जो गैस है वो जा रहा है। अभी हमने इसको स्टॉप किया हुआ है, स्टॉप करके इस गेज को ओपन कर लेंगे, क्योंकि अगर इसको फुल्ली ओपन कर देंगे फिर इस गेज को निकालेंगे तो ज़्यादा रेफ्रिजरेंट इसमें से आता है, इसीलिए इसको ओपन करके क्लोज़ कर दिया जाता है, फिर से गेज को निकाला जाता है। तो देखिए दोनों वाल को भी 1 by 1 करके ओपन करेंगे। अभी सर्विस वाल ओपन हो रहा है। तो ये वाल ओपन हो गया 100%। अब लिक्विड लाइन वाल को हम ओपन करेंगे। देखिए लिक्विड लाइन वाल भी अभी ओपन हो रहा है। ओके, ये 100% दोनों वाल ओपन हो गया। अभी हम सॉफ्ट सॉल्यूशन से इसका लीक चेक करेंगे कि इसका पिन वाल तो लीक नहीं है। तो ऑलरेडी इसका प्रेशर टेस्ट पहले भी हुआ है, बट फिर भी ये वाल है लीक कर सकता है, इसीलिए हम इसको कमीशनिंग के टाइम में भी एक बार चेक करते हैं। देखिए कैप को टाइट कर रहा हूँ, टाइट करके और फिर से हम इसके वोल्टेज को चेक करेंगे कितना वोल्टेज ले रहा है, और उसके बाद हम इस आउटडोर पे स्टार्ट करेंगे। ये जो वाल है वो 100% टाइट हो गया है। अभी यहाँ पे इसका जो इलेक्ट्रिकल कनेक्शन होता है, तो इलेक्ट्रिकल कनेक्शन कैसे होता है हम आपको एक बार बता देते हैं। तो अभी आप यहाँ पे देखिए इसका इलेक्ट्रिकल कनेक्शन हुआ है। यहाँ पे देख पा रहे होंगे L1L एंड 2N SLN लिखा है ऐसे। इसका मतलब ये है कि L और N है जो आइसोलेटर से मेन पावर सप्लाई इसमें एंटर कर रहा है, और इसमें जो राइट हैंड साइड में यहाँ देख रहे हैं L और N, ये इंडोर में पावर सप्लाई जा रहा है, और जो इंडोर से जो कमांड का वायर आ रहा है वो S पे आ रहा है, जिससे ये कंप्रेसर और फैन मोटर स्टार्ट होगा।
तो ये इसका वायरिंग है और यहाँ भी देखिए ऑलरेडी इसका वायरिंग इसमें मेंशन किया हुआ है, तो यहाँ से भी ट्रेस करके इस वायरिंग को कंप्लीट कर सकते हैं, समझ सकते हैं। अभी देखिए इसका आइसोलेटर अभी हम ओपन करेंगे और यहाँ पे वोल्टेज को चेक करेंगे, वोल्टेज प्रॉपर मिलेगा तभी हम इसको स्टार्ट करेंगे, अदरवाइज वोल्टेज अगर फ्लक्चुएशन करेगा या फिर कम हो गया फिर ज़्यादा होगा तो हम इस मशीन को स्टार्ट नहीं करेंगे। अभी जितना भी आइसोलेटर है सबको ओपन करेंगे क्योंकि आज सब मशीन को स्टार्ट करना है, इसलिए सारे आइसोलेटर में पावर सप्लाई को चेक करना ज़रूरी है। कई बार ये वायर जो होता है लूज होता है जिसकी वजह से जो हमारा एयर कंडीशनिंग है ज़्यादा एम्पियर लेता है और उसमें जो ओवर रिले है वो ट्रिप करता है बार बार और उससे प्रॉब्लम हो सकता है, कंप्रेसर जल सकता है हाई एम्पियर की वजह से। तो इसीलिए वोल्टेज को चेक करना प्लस वायर टाइट है कि नहीं इसको चेक करना बहुत ज़रूरी होता है। कमीशनिंग इसलिए किया जाता है कि ताकि ऐसे प्रॉब्लम्स को अवॉइड किया जा सके। अभी क्ले मीटर हमारे पास आ गया है और इसको हम वोल्टेज में सेट करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए इसको हम यहाँ पे एसी वोल्टेज में सेट करेंगे। एसी वोल्टेज में सेट हो गया। अभी हम इनकम और पावर सप्लाई चेक करेंगे जो इसमें इनपुट हो रहा है। देखिए इनपुट हो रहा है और यहाँ पे ऑलरेडी आप यहाँ पावर सप्लाई देख सकते हैं 248 है, तो ओके इतना चलेगा। अभी ऑन किया हमने आइसोलेटर को ऑन करके पावर सप्लाई चेक करें, सेम आपको मिलेगा 248.4, यानी जो पावर सप्लाई है ओके है। बट ये जो पावर सप्लाई रेंज है 220 टू 240 होना चाहिए, बट 8 वोल्ट ज़्यादा है तो। और दूसरे आइसोलेटर में भी सेम आ रहा है पावर सप्लाई, यहाँ देख सकते हैं सेम पावर सप्लाई है 248.2 है। और उसका जो आउटलेट है अभी हम इसको ऐसे ऑन कर रहे हैं और इसके आउटलेट में चेक करते हैं तो इसके आउटलेट में 248.7 है और 2 है, तो ओके। तो अभी हम इसको स्टार्ट करेंगे, इस मशीन को चेक करेंगे इसका जो आउटडोर है कैसे वर्क कर रहा है। बट स्टार्ट करने से पहले हम चेक करेंगे इसके कॉइल के पीछे कोई ब्लॉकेज तो नहीं है, कोई ऑब्स्ट्रकल्स तो नहीं है, तो कुछ भी इसमें नहीं है, सब ये क्लियर है। ओके, कॉइल चारों तरफ से क्लियर है, तो हम इसको भी स्टार्ट कर सकते हैं। हमने इंडोर को स्टार्ट कर दिया हुआ है। आइए ऊपर चलते हैं और देखते हैं कि इसका आउटडोर वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं ये जो हमारा आउटडोर है वह स्टार्ट हो गया है और यहाँ आप देख सकते हैं अब ये जो आउटडोर है अभी हवा प्रॉपर थ्रो कर रहा है। अब हम इसके एम्पियर को चेक करेंगे कि ये एम्पियर कितना ले रहा है। तो यहाँ पे हमने क्लेम मीटर को इसमें लगा दिया हुआ है और अभी हम इसका एम्पियर चेक करेंगे। इसके लिए जो क्लेम मीटर है इसका जो सेटिंग है एम्पियर में करना पड़ेगा ऐसे, तो हमने एम्पियर में इसको सेलेक्ट कर लिया हुआ है। अभी हम आपको दिखाते हैं कितना एम्पियर ले रहा है। तो अभी ये जो आउटडोर है वो एम्पियर ले रहा है 7.8 और 7.9 एम्पियर ले रहा है और ये धीरे धीरे इंक्रीज़ कर रहा है क्योंकि ये जो हमारा जो आउटडोर है ये मशीन है, ये इन्वर्टर एसी है। तो इन्वर्टर एसी में क्या होता है, जो एम्पियर होता है वो धीरे धीरे इंक्रीज़ करता है। तो अभी आप देख सकते हैं अभी 7 पॉइंट समथिंग ले रहा था, अभी धीरे धीरे इसका जो एम्पियर है इंक्रीज़ कर रहा है क्योंकि रूम में लोड ज़्यादा है, हीट ज़्यादा है। इसकी वजह से जो कंप्रेसर है अपने फुल स्पीड में वर्क करने जा रहा है और जब वर्क कर रहा है तो इसलिए एम्पियर भी ये ज़्यादा ले रहा है। तो आप इसके इस नेम प्लेट पे भी देख सकते हैं, यहाँ पे ऑलरेडी इसका हर डिटेल मेंशन किया हुआ है कितना एम्पियर लास्ट तक लेगा। ये इसका करंट कैपेसिटी है 10 एम्पियर है मैक्सिमम। और यहाँ पे देखिए अभी फ़िलहाल 9.9 एम्पियर ले रहा है, मतलब जितना इस पर मेंशन किया है इसके नेम प्लेट पे उसके अंडर में ये एम्पियर ले रहा है। तो अभी ये वर्क सही कर रहा है। तो आई होप गाइस आपको वीडियो पसंद आया है। तो ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे इस यूट्यूब चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करिए।